स्थिति, अक्षांश, देशांतर, ये सारा अपन ने देखा था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमने क्या देखा था, भारत की सीमाएं। तो कल के दो टॉपिक हमारे कवर हुए, एक जिसका नाम था भारत की सीमाएं, दूसरा हमारा भारत के अक्षांश, देशांतर, इन सब चीजों को देखा। अब भारत की जो सीमाओं में कुछ बिंदु थे वो अपन ने आज देख लिए, है ना। इन चीजों को करना, और भारत के साथ ही साथ राज्यों की जो सीमा है, तो राज्यों की सीमा वाले बिंदु को भी आप वहां पे याद रखेंगे इन्हें, ठीक है। अब हमारा आज का जो बिंदु है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक विभाजन। मतलब भौगोलिक आधार पर भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है, भौगोलिक आधार पर भारत के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इन सब को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम क्या है, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन देखें तो पहले तो विभाजित करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो देखें तो हम भारत का टोटल एरिया, भारत का लगभग एरिया कितना, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारा भारत का एरिया कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। और 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास के एरिया में भारत में विश्व में जितनी भी भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, वो सारी विश्व की भौगोलिक विशेषताएं भारत में दिखाई पड़ती हैं। जैसे जैसे अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे तो आप क्या देखोगे, हिमालय जैसा बड़ा पर्वत देखोगे, है ना, उसमें हमें हिमालय दिखेगा। अगर हिमालय के ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो बर्फ जमी हुई दिखेगी, जबकि बर्फ कहां पे जमी होना चाहिए, तो बर्फ सामान्यतः ध्रुवों पर जमती है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ जमी होती है। एक प्रश्न ये मैंने बहुत पहले आपको दिया था, कभी पूछ नहीं पाया, उसका क्या इसका रीजन था, है ना। ये मैंने एक बार बोला था कि आप पढ़ के आना, क्या रीजन था, किसी ने सर्च किया, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बर्फ क्यों जमी होती है, ये दिया था ना प्रश्न कहीं ना कहीं पे। हाँ, क्या, पृथ्वी का झुकाव नहीं, और पृथ्वी का झुकाव है तो वो हिमालय तो गिर जाना चाहिए, है ना, बर्फ क्यों नहीं है? पृथ्वी का झुकाव, हाँ ये पढ़ा है नहीं, मैंने बोला था आप अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च करना। क्या क्या हाँ टेम्परेचर तो कारण है ही, हाँ टेम्परेचर तो कारण है, तो हाँ सूर्य, हाँ बताओ, हाँ 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 ऐसा कुछ पढ़ा था। और किसी ने क्या, ठीक है, मतलब कुछ तो पढ़ा ना, बाकी लोग हंस रहे, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, और क्या पढ़ा आपने, क्या रीजन था, मतलब ये प्रश्न बहुत दिन पहले दिया था, मुझे वो तो बाई चांस याद आ गया। अपने स्तर पे कुछ काम किया था, ठीक है, अपने स्तर पे देखो, सामान्यतः कोई भी जो स्थान होता है गर्म, मतलब मेरा सीधा प्रश्न था कि भाई जो हिमालय है वो 8 किलोमीटर का ऊंचा है, मतलब 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो 8 किलोमीटर ऊंचा है। तो मेरा ये प्रश्न था कॉमन कि भाई ये तो सूर्य के निकट है ना, ये किसी ने बात वहां पे कही थी, या मैंने प्रश्न जो दिया था, जो भी बात उस दिन हुई, तो ये सूर्य के निकट है तो इसको ज्यादा गर्मी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये गर्म होना चाहिए, ठंडा क्यों है ना, बर्फ क्यों जमी है। ये सिंपल लॉजिकल प्रश्न था। इसका सिंपल लॉजिकल उत्तर है कि भाई जो कोई भी स्थानीय जो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल में हमें गर्मी महसूस होती है, यह गर्मी सूर्य की किरणों से महसूस ना होकर ये किससे महसूस होती है, पृथ्वी से जो परावर्तित होती है किरणें, उनसे महसूस होती है ना। पृथ्वी से जो किरणें परावर्तित होती है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी में धरातल के निकट होंगे तो हमको गर्मी ज्यादा होगी, ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या जमी रहती है, बर्फ। तो इसका सीधा सिंपल रीजन था कि सर बर्फ इसलिए जमी है क्योंकि जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे हमको टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने का रीजन क्या है, तो पृथ्वी जो गर्म होती है वो सूर्य से आने वाली किरणों से ना होकर पृथ्वी से जो परावर्तित या पार्थिव विकिरण होता है उससे गर्म होती है। ये इसका रीजन था यानी, ठीक है। तो बात यहाँ पे अपन ज्योग्राफी की कर रहे थे, साइंस पे चले गए, है ना, और भी फिर आप साइंटिफिक आधार पर उसको देना, मैं सामान्य भाषा में ज्योग्राफी के आधार पर उसका उत्तर दिया। अब बात यह थी कि भारत का जो चर्चा हो रही भौगोलिक विभाजन, तो मैं आपको बताया कि भारत के उत्तर के हिस्से में बहुत बड़े पहाड़ हैं, हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। सामान्यतः वो बर्फ ध्रुव
ध्रुवों पे जमी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है, मतलब यहाँ पे क्या जमी है, बर्फ जमी है, तो दूसरा हिस्सा ऐसा भी है जहां पे क्या मरुस्थल है, राजस्थान वाले हिस्से में मरुस्थल देखने को मिलता है। एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे बहुत घनी जैव विविधता पाई जाती है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा घनी भी पाई जाती है। कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पे क्या पाया जाता, पठार पाया जाता, और एक बहुत बड़ा हिस्सा भी यहाँ पे है, क्या है, मैदान पाया जाता। मतलब भारत में विश्व के अधिकतर जो उच्चावच है वो पाए जाते हैं, अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इनको भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत करना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा है जहां पे हमको क्या मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं, कौन सा हिस्सा है जहां पे मैदान मिलते हैं, कौन सा हिस्सा है जो पठारी हिस्सा है, या तटवर्ती हिस्सा है, या द्वीपीय समूह है। तो इन सभी पैमानों के आधार पर भारत को कुछ भौगोलिक हिस्सों में बांटा जाता है। अलग अलग भूगोल वेत्ता भारत को 4 से लेकर 6 भागों में विभाजित करते हैं, वो रीजन में बता दे रहा। कुछ भूगोल वेत्ता इसको केवल 4 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ भूगोल वेत्ता इसको 5 भागों में बांटते हैं, कुछ उसमें आगे बढ़ते हैं 6 में बांट देते हैं, कुछ उसमें आगे बढ़ते हैं 7 में बांट देते हैं, अलग अलग वहां के स्थलाकृति के स्वरूप के अनुसार। तो वो कौन कौन सा स्थलाकृति के स्वरूप है और उनके आधार पर विभाजन किया जाता है, उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है कि 4 ही होगा, 5 ही होगा, 6 ही होगा, 7 ही होगा। सभी के पीछे कॉन्सेप्चुअल रीजन है, उस रीजन को अपन समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हिस्सा सब कॉमन है कि भाई उत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, तो सभी इसके लिए कॉमन है। मतलब सबको क्या पता है कि भाई पहला हिस्सा कौन सा होता है, तो पहला हिस्सा आता है उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला। पहला हिस्सा कौन सा आता है, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आता है ना, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत आता है, ये अपन ने देखा है ना, पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु इसके अंदर आता है, इस बात में सभी लोग समान हैं। दूसरे बिंदु के रूप में उत्तर भारत का विशाल मैदान, दूसरे बिंदु के रूप में क्या आता है, तो दूसरा जो विभाजन है वो हमारा कौन सा होता है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान हमारे सामने आता है। ठीक है, ये बात हमने की। अब कई सारे इतिहासकार ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसी में थार के मरुस्थल वाले हिस्से को शामिल कर लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन कई सारे इतिहासकार बोला भूगोलवेत्ता, कई सारे भूगोलवेत्ता यहाँ पे थार के मरुस्थल को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये 2 विभाजन हो गया। बात समझ आई। तो थार का विभाजन बहुत सारे भूगोल के विशेषज्ञ भूगोलवेत्ता उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ ही रखते हैं, कई सारे भूगोलवेत्ता इसको एक अलग एंटिटी के रूप में हमें बता देते हैं, तो ये 2 हो जाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक ही के रूप में बता रहा हूं। फिर अगला कौन सा आता है, तो अगला आता है दक्षिण भारत का पठार, या जिसको हम सामान्य भाषा में प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। जिसको हम सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो जिसको हम सामान्य भाषा में प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता, वो कौन सा, दक्षिण भारत का पठार। अब ये हमारा होगा तीसरा। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो तटीय मैदान। तो बहुत सारे इतिहासकार उत्तर भारत के मैदान के जगह क्या लगते हैं, भारतीय मैदान। भारतीय मैदान जब लिख देते हैं है ना, बहुत सारे इतिहासकार भारतीय मैदान शब्द का प्रयोग करते हैं, और भारतीय मैदान शब्द के अंदर वो 3 हिस्से में बांट देते हैं भारतीय मैदान को। कौन कौन सा, तो एक उत्तर भारत का मैदान है ना, ये आपको नहीं लिखना, मैं केवल समझा रहा हूं। एक उत्तर भारत का मैदान, एक इसमें वो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कर देते हैं। किसको कर देते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। तो आपकी संख्या यहाँ पे विभाजन में बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, विभाजन में बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं तटीय मैदान। हम जब पढ़ेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, तटीय मैदान, अर्थात दोनों तटों से लगे हुए मैदान। ये मैदान क्या कहलाते हैं, ये मैदान आपके तटीय मैदान कहलाते हैं। इनको हमने देखा। और फिर अगला हिस्सा जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, द्वीपीय समूह। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, द्वीपीय समूह, और दूसरा कौन सा, लक्षद्वीप। ये आपका लक्षद्वीप वाला हिस्सा, ये आपका अंडमान निकोबार वाला हिस्सा। तो इस हिसाब से हम हमारा जो विभाजन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस विभाजन में हमने क्या देखा कि भाई हम भारत के भौगोलिक विभाजन को 5 हिस्सों में पढ़ ले रहे हैं। पहला भारत की उत्तर है ना, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला एक, फिर हमने क्या देखा, उत्तर भारत के विशाल मैदान दूसरा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हमारा तटीय मैदान, पांचवा हमारा कौन सा होगा, द्वीपीय समूह। ये इतने हिस्सों में हमने इसको पढ़ा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को,
सारी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो एक एक करके हमें इनको देखना है। अब हमें क्या देखना है, तो हमारा अगर हम देखें, कल मैंने आपको टोटल बताया था कि ज्योग्राफी से 10 प्रश्न आ रहे हैं, है ना। कल मैंने क्या बोला कि ज्योग्राफी से 10 प्रश्न आ रहे हैं। 10 में से अगर हम देखें तो 7 से 8 प्रश्न मैंने बताया कि इंडियन ज्योग्राफी से आ जाएगा, एक आध प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाएगा, एक आध प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से आ जाएगा। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। अब मैं ये बोल रहा कि ये 7 से 8 प्रश्न आ रहा है, इसमें 4 से 5 प्रश्न है, इसमें 4 से 5, कई बार 3 से 4, यानी कम अपन ये मान लें कि 3 से 5 प्रश्न जो आएंगे वो केवल इसी टॉपिक से आएंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन, जो हम आज कल परसों 2-3 दिन में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो भारत के भौगोलिक विभाजन से आते हैं। तो अब इस पे हमको देखना पड़ेगा, एक तो हमारा भारत के सामान्य परिचय जो हमने चर्चा की कल उसमें, और एक हमारा जो है वो इस हिस्से से प्रश्न आते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन को अलग अलग तरीके से। तो भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो हम उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैदान को पढ़ेंगे, फिर हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, द्वीप समूह को पढ़ेंगे। तो अब इसमें पहला हिस्सा जो हमारा आता है, तो आप इस भारत के भौगोलिक विभाजन को समझ गए। इसका एग्जैक्ट उत्तर देना संभव नहीं है कि 4 हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, 6 हैं, 7 हैं। मैंने सबके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो रीजन और लॉजिक आपको बताया। अब इसमें पहला हिस्से के रूप में हम जो पढ़ेंगे वो उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम किसको पढ़ेंगे, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला। तो विशाल पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी कहलाती है, जिसको आप हिमालय प्लस हिमालय की पहाड़ियां, है ना। विशाल पर्वत श्रृंखला के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला में हमारा आता है हिमालय, और हिमालय के जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पे हिमालय से जुड़ी हुई कई सारी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे क्या है, हिमालय से जुड़ी हुई पहाड़ियां। तो हिमालय की पहाड़ियां या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, एग्जैक्ट शब्द इसको लिखे, तो इसमें हिमालय प्लस उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को हम पढ़ेंगे, है ना। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, मतलब अभी का जो हिस्सा है वो हम किसको पढ़ने वाले, हिमालय प्लस हिमालय की जो उत्तर पूर्व में पर्वत श्रृंखला है इसको हम पढ़ेंगे पहला। तो हमें ये पता होना चाहिए, खासकर पहले हिस्से में पता होना चाहिए कि ये हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का सृजन कैसे हुआ, हिमालय बना कैसे, उसके संदर्भ में चीजें हमें जानकारी होगी। जब चीजों की जानकारी होगी तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हिमालय कितने हिस्से हैं, कौन कौन से भाग है, कौन से भाग नहीं है। तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हिमालय और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां जो थी ये बनी कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हम इसकी उत्पत्ति को देखने से संदर्भ में, है ना, ये हमारा उत्तर वो होगा। तो हिमालय की जो निर्माण है इसको समझने के संदर्भ में दो थ्योरी दी जाती है, यहाँ पे, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरी जो थ्योरी दी जाती है वो आपकी कौन सी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी जाती है। और दूसरी जो थ्योरी दी जाती है वो कौन सी दी जाती है कि एक जो था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हुआ करता था, उनके बीच में जल समूह था, उस जल समूह में दो प्लेटें आपस में निकट आई और उन प्लेटों के निकट आने से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ, जिसको अपन बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैसे ये दोनों ही सिद्धांत क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इनको समझ कैसे सकते हैं, तो वापस से अपन अपने मैप पे चलते हैं। हमारा मैप बोलते हैं कि एक प्राचीन काल में लगभग, है ना, प्राचीन काल में लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व, प्राचीन काल में 225 मिलियन वर्ष पूर्व, और इनका मानना है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में एक विशाल भूखंड हुआ करता था, और यह भूखंड जो था वो केवल एक हिस्सा था, और इसके चारों ओर जल भरा हुआ करता था, इसके चारों ओर क्या था, जल भरा हुआ करता था। तो वो बोले कि जो विशाल भूखंड या स्थलखंड हुआ करता था इसको क्या बोलते थे, पेंजिया, स्थलखंड हुआ करता था इसको क्या बोलते थे, पेंजिया, और उसके दोनों ओर जो जल भरा हुआ करता था इसको क्या बोलते थे, पेंथलाजा। क्या बोला कि पृथ्वी में केवल एक स्थलखंड था, वो स्थलखंड कौन सा था, पेंजिया, और उसके दोनों तरफ जो जल भरा हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, पेंथलाजा। तो क्या बोला कि पेंजिया और पेंथलाजा यहाँ पे हुआ करता था। लगभग 225 मिलियन वर्ष ये पेंजिया और पेंथलाजा में क्या हुआ, विभाजन प्रारंभ हुआ, दोनों दूर होने पर लगे। तो पेंजिया और पेंथलाजा इन दोनों के दूर होने से
दो हिस्से बने। उत्तर की तरफ जो हिस्सा गया वो हिस्सा क्या कहलाया, लॉरेशिया कहलाया, और दक्षिण की तरफ जो हिस्सा गया वो कौन सा हिस्सा कहलाया, वो गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया और पेंथलाजा का विभाजन या पेंजिया का विभाजन हुआ दो हिस्से में, तो क्या बने, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इनके बीच में जो जल भराया, इनके बीच की जो जगह थी, यह जगह क्या कहलाई, इनके बीच की जो जगह थी इसको बोला गया टेथिस सागर। इसको क्या बोला गया, टेथिस सागर बोला गया। बात समझ आई आपको। तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलता है कि एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, उसके आसपास जल भरा हुआ करता था, वो होता था पेंथलाजा। फिर क्या बोला कि पेंजिया का विभाजन दो हिस्सों में हुआ, उत्तर हिस्से में उसको बोला गया लॉरेशिया, दक्षिण हिस्से में बोला गया गोंडवाना लैंड। उनके बीच में जल भराया, वो जल कहां पे भरा है, टेथिस सागर में। बाद में ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो लॉरेशिया के विभाजन होने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया वाले हिस्से बने। क्या बने, तो लॉरेशिया के विभाजन हुआ तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने, जबकि जो आपका गोंडवाना लैंड है उससे साउथ एशिया, अफ्रीका, और अफ्रीका से ही भारत का निर्माण हुआ, भारत उससे निकला। उसके बाद अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब किससे बने, गोंडवाना लैंड से बने। समय के साथ ये लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व ये स्थिति हुई, और वर्तमान आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष के पूर्व ये वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। भारत का जो यहाँ पे था, है ना, भारत इस हिस्से में था तो इसका विभाजन इस दिशा में हुआ, है ना। भारत का जो मूवमेंट था वो किस दिशा में मूवमेंट होता है, इस दिशा में मूवमेंट होता है। तो इस दिशा में मूवमेंट होने के बाद ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा जो था वो किसके साथ, एशिया के साथ टकराया। तो इस टकराने में जो खाली स्थान था, उस खाली स्थान में जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो दोनों प्लेटें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज होती है, तो यहाँ पे जो उत्पत्ति होती है वो नवीन बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इन नवीन बलित पर्वतों के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये थ्योरी एक दी जाती है। ये कौन सी थ्योरी है, तो ये वाली जो थ्योरी है वो कही जाती है किसकी, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। ये कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। एक बात अपन ने देखी। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक आगे का रूप है, वो ये बोलता है कि भाई ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि भाई पूरा एक गोलखंड या स्थलखंड रहा हो और उसके आसपास जल रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। ये एक दूसरी थ्योरी बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। उन्होंने बोला कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूर्णतः सिद्ध नहीं है, अपितु महाद्वीप इस रूप में ना होके इस रूप में थे। किसके रूप में, बहुत सारी प्लेटों के रूप में हुआ करते थे। ये प्लेट लगातार एक दूसरे के पास आती थी, एक दूसरे से दूर जाती थी। कई सारी छोटी छोटी प्लेटें थी। कुछ प्लेट जो हुआ करती थी वो स्थल की प्लेट, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कौन सी, स्थल की प्लेट है। और यहां पे दिया नाजाका प्लेट, तो नाजाका प्लेट किसकी प्लेट है, जल की प्लेट है। तो इनका यह कहना था, इनका क्या कहना था कि कुछ स्थल की प्लेट थी, कुछ जल की प्लेट थी। ये लगातार पृथ्वी के ऊपर मूवमेंट करती रहती थी। तो इन्हीं प्लेट के मूवमेंट में ये जो प्लेट थी वो इंडियन प्लेट थी, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। तो क्या बोलते हैं कि भाई इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इनके टकराने से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबमर्ज हुई, और जब सबमर्ज हुई तो नीचे से जो गर्म लावा था, जो गर्म मटेरियल ऊपर निकला, उसी से किसका निर्माण हुआ, उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये भी थ्योरी जो ये बात कर रही थी वही बात करती है, टकराने की, सबमर्ज होने की और नए बलित पर्वत की उत्पत्ति होने की। तो इस प्रकार से हिमालय का उत्पत्ति हुई। यहाँ पे क्या थ्योरी दी जाती है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो थ्योरी है। जब अपन मेंस में पढ़ेंगे तो इन चीजों को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी सिंपल भाषा में अपन ने समझा। सिंपल भाषा में क्या समझा, तो एक ये वाली थ्योरी थी, दूसरी ये वाली थ्योरी थी। इन दोनों थ्योरी के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति की चर्चा यहाँ पे की जाती है। अब थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति होने पर एक मैप, इसमें एक इमेज लगाना था, वो इमेज लगी नहीं, है ना। हिमालय की उत्पत्ति होने पर लगातार समय के साथ जब ये एक दूसरे के रूप में बढ़ रहे थे, तो उस बढ़ने के क्रम में, है ना, उस बढ़ने के क्रम में क्या हुआ कि सबसे पहला जो निर्माण हुआ वो हिमालय का उत्तरी हिस्सा, ये पहले से यूरेशियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, तो पहले से मौजूद था। ये पूरा जो हिमालय है वो नवीन बलित पर्वत के रूप में हमारे सामने आया। तो ये हमने क्या देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इससे संबंधित कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको लिख लेना चाहिए, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, तो वो आप नोट कर लेंगे। तो आपने क्या बोला, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई,
दो प्लेटों के आपस में टकराने से। यहाँ पे क्या दिया गया, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, दो महाद्वीपों के, तो महाद्वीपी प्लेटों के टकराने से। हिमालय है, वहां पे पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और उत्तर के हिस्से में कौन सा लैंड हुआ करता था, अंगारा लैंड हुआ करता था। दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड था और उत्तर के हिस्से में क्या हुआ करता था, अंगारा लैंड हुआ करता था। ये बात हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद आपने क्या देखा, तो अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म जिनको हम आगे समझेंगे। टेक्निकल टर्म क्या है, तो टेक्निकल टर्म आप यहाँ पे केवल लिखें कि मेसोजोइक जो कल्प था, इसमें क्या हुआ, मेसोजोइक कल्प में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में भूगर्भिक हलचल हुई, है ना। तो आप केवल इसमें लिख लीजिए मेसोजोइक कल्प, और मेसोजोइक कल्प में आप यहाँ पे लिखेंगे मेसोजोइक कल्प में क्या हुआ, तो हलचल हुई। मेसोजोइक कल्प में क्या हुआ, भूगर्भिक हलचल हुई, है ना। मेसोजोइक कल्प में भूगर्भिक हलचल होती है, ये बात अपन ने देखा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेथिस सागर का उत्थान होता है ना। टेथिस सागर का उत्थान हुआ और इस उत्थान होने से हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। टेथिस सागर का उत्थान हुआ और उत्थान होने से किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेसोजोइक कल्प में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के मध्य भूगर्भिक हलचल होती है ना। इनके मध्य भूगर्भिक हलचल होती है। इस भूगर्भिक हलचल से हम देखते हैं तो क्या होता है ना, उससे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, ये बात अपन ने देखी, है ना। उससे क्या देखा, उससे भूगर्भिक हलचलों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था। अब हम, ये आपने समझा। अब यहाँ पे क्या है, तो जो हिमालय है हमारा, उस हिमालय को संपूर्ण तरीके से हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है ना, उस हिमालय, जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो इस हिमालय का एक हिस्सा कब बना, जब ये भूगर्भिक हलचल हो रही थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था, वो एक दूसरे में सबमर्ज हुए और एक हिस्सा बना। इस सबमर्जन के दौरान या जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आ रही थी, तब एक हिस्सा बना, जबकि एक हिस्सा हिमालय बनने से पहले से ही मौजूद था। एक हिस्सा कैसा था, तो एक हिस्सा हिमालय बनने के पहले से ही मौजूद था, एक हिस्सा हिमालय बनने के बाद में आया। तो इस प्रकार हिमालय के कितने हिस्से हुए, दो हिस्से। तो हिमालय बनने के पहले से ही, है ना, हिमालय बनने के पहले से ही कौन सा हिस्सा मौजूद था, तो वो हिस्सा जो था उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का पहले विभाजन करते हैं कि जो हिमालय बनने से पहले से मौजूद था उसको बोला जाता ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। और दूसरा फिर आपका मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, दूसरा हिस्सा कौन सा कहलाता है, दूसरा हिस्सा कहलाता मुख्य हिस्सा। तो हिमालय का वर्गीकरण, तो हिमालय को पहले हिस्से में अपन ने बोला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, तो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय बनने से पहले से बना हुआ था, हिमालय बनने के पहले से मौजूद हुआ करता था, वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला हिस्सा ट्रांस हिमालय, दूसरा हिस्सा हिमालय पर्वत समूह। हिमालय के अंदर पे बहुत सारे पर्वत समूह होंगे। तो अब ट्रांस हिमालय कैसे बना, तो ट्रांस हिमालय हमने क्या देखा, तो अब आप यहाँ पे ट्रांस हिमालय हेडिंग डाल लेंगे, है ना। ट्रांस हिमालय आप अपना हेडिंग डाल लेंगे और अब उसमें लिखेंगे, ट्रांस हिमालय में क्या लिखेंगे कि एक प्रकार से ये जो यूरेशिया प्लेट हुआ करती थी, मूल रूप से जो यूरोप वाली प्लेट हुआ करती थी यूरेशिया, उसका हिस्सा है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता, इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, है ना, इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको टेथिस हिमालय भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, टेथिस हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्या कहलाता, ट्रांस हिमालय तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बात हमने देखी, है ना, ये बात हमने देखी। तो आप केवल इसमें यही पॉइंट लिख लेंगे ट्रांस हिमालय में। अब हमने क्या देखा, तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय से कई सारी पूर्ववर्ती नदियों का जन्म होता है। कौन कौन सी नदियां, तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे जो नदियां हैं, ये नदियां कहां से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है ना। कौन कौन सी नदियां, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां आपके ट्रांस हिमालय से निकलती है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती है। और ट्रांस हिमालय और जो आपका वृद्ध हिमालय है, इनके बीच में एक गैप है, इनके बीच में क्या है, एक गैप है या निचला स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, इसको
सचा जोन या हिंज लाइन के नाम से अपन जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? हिंज लाइन। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम में बना लेंगे। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है ट्रांस हिमालय, है ना। ये वाला हिस्सा आपका ट्रांस हिमालय, ये हिस्सा आपका बृहद हिमालय, और इनके बीच का जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं? हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। ये बात अपन ने देखी। तो ट्रांस हिमालय और फिर आपका कौन सा हुआ? हिंज लाइन। ठीक है, ये आपने समझा। अब ट्रांस हिमालय को अपन छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में आपने क्या जाना? तो ट्रांस हिमालय में 4-5 चीज जानी। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, है ना। और ये हिमालय के कौन से स्थिति में है? तो हिमालय को उत्तरी हिस्से में मौजूद है। हिमालय के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये सारी चीजें आपको समझ आई। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के कुछ हिस्से हो सकते हैं। तो कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो ट्रांस हिमालय के 3 मुख्य हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन से हैं? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं ना, अपन उसी पे आ रहे हैं, है ना। तो ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये अपने 3 हिस्से हैं। तो इनको अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे और किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब ये आप देखिए, हाँ, अब ये जो देखते हैं वो हमारा बाद में, पहले तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि ये कहाँ पे हिंज लाइन, तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा कहलाता है, ये जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा कहलाता है? ट्रांस हिमालय। इतने हिस्से में मौजूद है। एक बात, ट्रांस हिमालय के नीचे हमारा पूरा हिमालय ये चलता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के नीचे। ये बात जो इन्होंने पूछा कि ट्रांस हिंज लाइन कहाँ पे, तो जो जास्का श्रेणी है, जास्का श्रेणी जब मेन हिमालय के बीच में जाती है तो बीच में क्या होता है? 2 इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला रही, और उनका जो बीच वाला हिस्सा है उसको अपन क्या बोलते हैं? हिंज लाइन। तो वो कहाँ पे मिलेगी? इस लोकेशन पे अपन को मिलती है। मतलब वो दोनों को विभाजित करने का काम करती है। अब इसमें हमने क्या बोला? 3 पर्वत श्रृंखला है। तो इनको आप मैप में बना लेंगे, इनको आप मैप में बताएंगे। 3 पर्वत श्रृंखला जिनको आपको सीक्वेंस के साथ पता होना चाहिए, सीक्वेंस के साथ पता होना चाहिए। सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी होगी? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला जो होगी उसको हम किस नाम से बोलेंगे? काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी कहलाएगी? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला काराकोरम है। काराकोरम के बाद दूसरी जो श्रृंखला आती है वो आती है लद्दाख। काराकोरम के बाद दूसरी जो आती है दक्षिण में लद्दाख, और उसके बाद जास्कर। प्रश्न आता है कि भाई उत्तर से दक्षिण या, है ना, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बताइए। तो इन तीनों श्रृंखलाओं में सबसे उत्तरी कौन सी होगी? काराकोरम। काराकोरम के बाद आपकी कौन सी होगी? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सी होगी? आपकी जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे इसकी श्रृंखलाएं है ना। ये कौन सी है? काराकोरम सबसे उत्तरी श्रृंखला, काराकोरम के बाद आपकी लद्दाख, उसके बाद आपकी कौन सी श्रृंखला होती है? जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के रूप में हमें यहाँ पे जानते हैं। अब इनको एक एक करके अपन देखें, है ना, इनको एक एक करके देखेंगे कि भाई काराकोरम क्या है, लद्दाख क्या है, जास्कर क्या है। तो अब इसमें पॉइंट आप फैक्चुअल लिखते जाएंगे, है ना। काराकोरम में तो देखिए, काराकोरम जैसे हमने बताया कि काराकोरम सबसे उत्तरी श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रृंखला है? तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है। काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़ भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है ना। काराकोरम को आप क्या लिखेंगे? तो काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एक बात अपन ने देखी, है ना, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इसी श्रृंखला में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जो कहां पे है? गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है। ये कहां पे स्थित है? ये भी काराकोरम। आपसे प्रश्न आएगा गॉडविन ऑस्टिन किन श्रृंखला में है? तो वो काराकोरम श्रृंखला में मौजूद है। उसके बाद हमने क्या देखा? ये आजकल किस पे चला गया? पीओके वाले हिस्से में, है ना, पीओके वाले हिस्से में चला गया।
काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही कौन सा सियाचिन ग्लेशियर है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि भाई काराकोरम में क्या है, तो काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर भी है। काराकोरम में क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम में ही स्थित है ना, सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम में स्थित है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, गॉट इट, है ना। तो काराकोरम के संदर्भ में क्या क्या चीजें पानी, पहला ट्रांस हिमालय, है ना, पहला हमने क्या देखा कि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, एक बात। दूसरी बात क्या देखी, एशिया की रीढ़ है। दूसरी बात गार्डविन आस्टिन यहाँ पे स्थित है। तीसरी बात गार्डविन आस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। और यहाँ पे कौन सा घाटी है, तो यहाँ पे नुब्रा घाटी है, उसमें सियाचिन ग्लेशियर भी है। यहाँ पे कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी है, उसमें सियाचिन ग्लेशियर भी मौजूद है। ये बात भी हमने इसमें देखी। तो हमारा क्या आता है, काराकोरम श्रेणी। अब उसके बाद आपका अगला जो आता है काराकोरम के बाद, तो अगला जो आता है वो आता है आपका लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद अगली कौन सी आती है, तो काराकोरम के बाद अगला हमारा आता है यहाँ पे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में है, मतलब काराकोरम के दक्षिण में है। इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 5800 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 5800 मीटर है। ये लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत में है। लद्दाख श्रेणी का ही अगर हम देखें एक्सटेंशन, है ना, लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंशन कौन सा है, कैलाश श्रेणी। तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, पहला तो काराकोरम के दक्षिण में है, एक बात। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है वो 300 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 5800 मीटर है। और इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तिब्बत है, मतलब कैलाश श्रेणी है। इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा है, कैलाश श्रेणी है इसका पूर्वी हिस्सा। ये अपन ने देखा। फिर आपका अगला जो आता है वो हमारा आता है जास्का श्रृंखला। फिर हमारा कौन सा आता है, जास्का श्रृंखला। तो अब जास्का श्रृंखला को हम देखेंगे। तो जास्का श्रृंखला में क्या देखा, तो ये लद्दाख और महान, मतलब जास्का श्रृंखला अगर हम देखें तो एक तरफ तो लद्दाख श्रेणी है और इसके दक्षिण में महान हिमालय है। तो ये किसके बीच में है, लद्दाख और महान हिमालय के बीच में है। ये किसके बीच में है, लद्दाख और महान हिमालय के बीच में कौन सी श्रेणी आती है, जास्का श्रेणी आती है। जास्का श्रेणी में ही कौन सी नदी बहती है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी की घाटी या सिंधु नदी बहती है। आपका प्रश्न है कि भाई सिंधु नदी कहां बहती है, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच वाले हिस्से में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र किसके बीच में आता है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। ये बात यहाँ पे अपन ने देखी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि लद्दाख और जास्का के बीच में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। तो हमने तीनों श्रेणियों को देखा। तीन श्रेणी कौन कौन सी देखी, पहले बताएं। तो पहले हमने काराकोरम जो सबसे उत्तरी श्रेणी है जिसमें K2 या गार्डविन आस्टिन स्थित है। फिर हमने लद्दाख श्रेणी देखी, फिर हमने जास्का श्रेणी देखी। अब इसके बाद अच्छा ये यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्का श्रेणी। और ये कैलाश जो श्रेणी है वो जास्का श्रेणी का ही पूर्वी हिस्से के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला आपका जो होगा वो हमारा अब आता है इसमें मुख्य हिमालय, या जो हमारा हिमालय हिस्सा था वो। अब हमारा कौन सा आएगा, तो हिमालय पर्वत समूह। तो हिमालय पर्वत समूह को अब देखेंगे, ठीक है। इसको अभी अपन देखते हैं, अब थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद अब इसको करते हैं, है ना। ब्रेक के बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक मिनट।